देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। वीक के आखिरी शो के सात पेश खिदमत है आज का प्रोग्राम। आज काफ़ी हैपनिंग्स हैं कराची से, पाकिस्तान से। चारों तरफ इस वक्त सियासी गहमा गहमी है। मियां नवाज शरीफ साहब ने, मरीम नवाज साहिबा ने पॉलिटिकल गैदरिंग से खिताब किया है। साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी भी गर्जे बरसे हैं। इमरान खान साहब को भी कराची की याद आ गई है। बड़ी हैपनिंग्स हो रही हैं। मेरे साथ इस वक्त शो में मौजूद होंगे राना अरशद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक़ है। शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान। फयाजुल हसन चौहान साहब, PTI से इनका ताल्लुक़ है, हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। बगैर किसी लंबे चौड़े इंट्रो में पड़े मैं जाऊँगा शौकत बसरा साहब के पास। आज के शो का पहला सवाल शौकत बसरा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नूरुल आरफीन। सर कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत अल्लाह का करम है। अच्छा सर, आपकी शिकायत जब आपके साथ शो कर रहे थे जरा हालात जरा पतले हो जाते हैं। चलिए आपकी शिकायत दूर किए देते हैं। सर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज काफ़ी गर्जे बरसे हैं। फरमाते हैं नवाज शरीफ साहब साजिशी हो सकते हैं लेकिन इनकलाबी नहीं। ये नवाज शरीफ साजिशी उस वक्त क्यों हुए हैं जब आपको उनसे काम नहीं है? जब काम होता है तो COD भी साइन होता है, जब काम होता है तो जमहूरियत की रागनी भी अलापी जा रही होती है। क्या वजह है? नूरुल आरफीन, पहली बात तो इसमें कतई कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ के सियासत में जो पैदाइश या जो जन्म है वो ही एक साजिश के जरिए हुआ कि जनरल जिलानी के ये गमले में हो गए, फिर वो ज़ियाउल हक ने इनको पाला पोसा बड़ा किया। और 40 साल में पाकिस्तान की सियासत में जितनी भी हुकूमतें गईं या आईं उनमें इनकी साजिशों का हिस्सा रहा। मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ, एक लंबी कहानी है। लेकिन पाकिस्तान में सियासत में लूटमार हो, छांगा मांगा की सियासत हो, यहाँ पर कत्ल गारत की सियासत हो, ये शरीफों का वतीरा रहा है। और अभी बाकी को तो छोड़ दें, ये पिछले 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ COD किया। और हमने तो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आप पे, हमें इंसान है, गलतियाँ हो सकती हैं, कोई भी इल्ज़ाम हम पे लगा सकते हैं आप, लेकिन हमने आइन के साथ कभी दगा नहीं किया। हम जमहूरियत के साथ खड़े रहे, पार्लियामेंट के साथ खड़े रहे, इदारों के साथ कभी हमने खिलवाड़ नहीं किया। लेकिन मियां नवाज शरीफ तो पुराने कारीगर हैं। पिछली असेंबली में काला पेंट कोट टाई पहनकर राना अरशद साहब से इस पर कमेंट ले लेते हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। मेमो गेट में और फिर सैयद यूसुफ गिलानी साहब के खिलाफ कहते थे। राना अरशद साहब, आपको मेरी ऑडियो आ रही है सर? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा राना साहब, सर ये मुझे बताइएगा कि एक तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये जो इन्होंने एक फप्ती कसी है, इसको काइंडली आप रिस्पॉन्ड कर दें। और दूसरा मुझे ये बता दीजिए कि इमरान खान साहब और जरदारी साहब दोनों अवाम को धोखा दे रहे हैं। ये बात बताइए मुझे नवाज शरीफ साहब ने, आपके ख्याल में अवाम पाकिस्तान इस बात का यकीन क्यों कर लें सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। और अभी वो मेरे भाई बसरा साहब जो रास्ते से भटके हुए हैं वो कुछ फरमान जारी कर रहे थे, तो मैं इंतहाई अदब से अर्ज करूंगा, हम तो हमेशा सबकी इज्जत करते आए हैं, करते रहेंगे। लेकिन सवाल तो है, मोहतरम बिलावल साहब के नाना बुद्ध ने सियासत कहाँ से शुरू की थी और अयूब खान साहब का सामने है। और हम तो किसी को डैडी नहीं कहा करते थे, तारीख गवाह है जिसने कहा है। अब मैं ये करूंगा कि छांगा मांगने का इल्जाम लगाने वाले ये देखें कि ये अभी पाकिस्तान के आला तरीन फोरम सेनेट का इलेक्शन हुआ है और देखें माशाल्लाह एक ही सिक्के के दो रुख, मोहतरम इमरान खान न्याजी साहब और मोहतरम जरदारी साहब। खान साहब फरमाते थे कि सिंध की एक बीमारी मोहतरम जरदारी, और खान जरदारी साहब फरमाते थे कि जाली पठान। अब इशू ये है कि ये बलूचिस्तान में एक संजवानी के घर कैसे वहां पहुंचते हैं, कौन रास्ता दिखाता है, क्या मकासद है उस रास्ते, ये सवालिया निशान है। आज ये कौम को बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं कि कभी ये मां रोड पर 17 जनवरी को जलसा करते हैं और लाखों खाली कुर्सियों से खिताब करके एक्सपोज होते हैं, कभी ये सीटैक मंसूबे के रोकने की बात करते हैं। आज नवाज शरीफ साहब ने हमारे इंतजार साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह सांगला हिल में खिताब किया
और जो खिताब नवाज शरीफ साहब ने किया वो एक सवालिया निशान है कि वो मोहतरम सरकारी साहब, मैं समझता हूँ कि राना अरशद साहब, सर आपकी ऑडियो थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, आपकी ऑडियो को जरा बेहतर कर लेते हैं जब तक मैं फैयाज साहब से बात कर लूं। फैयाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। फैयाज साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है जी। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को क्लीन बोल्ड करेंगे। ये मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जितने भी लोग आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे हैं, इनमें से अक्सरियत हंस रही है। वो ये पूछना चाहते हैं कि अगर जरदारी को क्लीन बोल्ड करना था तो उसके साथ मिलकर नून लीग को बलूचिस्तान में क्लीन बोल्ड क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, पहली चीज तो यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि कराची के अंदर अभी खान साहब गए और जो एप्रिसिएशन आज कराची में मिली है, और इस वक्त भी जनाब हजारों के मजमे के जनाब जलसे आप देख रहे हैं, जस्ट मेंबरशिप की एक कैंपेन है और उसमें भी जनाब आवाम की रिसेप्शन, आवाम का प्रोटोकॉल, आवाम की मोहब्बत, आवाम की चाहत, आवाम की राहत जो इमरान खान साहब के साथ नजर आ रही है, उससे पता चल रहा है कि इंशाल्लाह कराची के अंदर पीटीआई बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट देगी। और जाहिर सी बात है, जब अच्छा रिजल्ट देगी तो कॉन्सिक्वेंटली उसका नुकसान आपको जनाब एमकेएम को और पीपल्स पार्टी को पहुंचेगा। दूसरी चीज, नून लीग का आलम यह है कि इस वक्त सिटिंग 6 एमएनए शामिल हो चुके हैं पिछले 10 दिनों में, और तकरीबन 10 से 15 सिटिंग एमएनए अगले 10-15 दिन में शामिल हो रहे हैं, और तकरीबन 40 से 50 सिटिंग एमपीए मुलाकातें कर चुके हैं खान साहब से और जहांगीर तरीन साहब से और शाह महमूद कुरैशी साहब से, और वो शामिल होने को तैयार बैठे हैं। खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम इनको क्लीन स्वीप भी करेंगे, क्लीन बोल्ड भी करेंगे और सियासत के मैदान में इनको मात भी करेंगे। इसमें कोई जो है वो हंसने वाली बात नहीं है। सारी दुनिया देख रही है, इस वक्त सबसे पॉपुलर पार्टी पीटीआई और इमरान खान की क़यादत आपको नजर आ रही है पूरे पाकिस्तान में। राइट। अच्छा शौकत बसरा साहब, सर ये मुझे बताइएगा, 2-3 चीजें हैं आपके ख्याल में इस वक्त जो कौमी सियासत जिस रुख पे चल रही है, इसमें किस पार्टी का? जाहिर है कि मैं अगर आपसे पूछूंगा तो आपका जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही होगा, लेकिन खुर्शीद शाह साहब को ये अचानक क्या सूझी कि उन्होंने एक लतीफ़ा सुना दिया। उन्होंने कहा कि जी तहरीक इंसाफ के साथ मुमकिना तौर पर हमारी सीट एडजस्टमेंट इंतखाबात में हो सकती है। तहरीक इंसाफ के साथ जो एडजस्टमेंट आपने करनी थी उसका सबूत तो बलूचिस्तान में दे दिया, फिर ये शगुफ़ा सुनाने की क्या जरूरत थी? नूरुल आरिफीन, बात यह है कि सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं है और कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, बल्कि नामुमकिन का लफ्ज़ तो वैसे वो बेवकूफ़ों की डिक्शनरी में तो हो सकता है, अक्लमंदों की डिक्शनरी में नहीं हो सकता। ये अक्लमंद इन्वर्टेड कॉमास में रहते हैं। अगर आप तो नूरुल आरिफीन, बात यह है कि सियासत में आपको 2 कदम आगे भी जाना पड़ता है, 10 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। यह तो नहीं होता कि आमरों की तरह, डिक्टेटरों की तरह लाइन लगा दी और कोई लाइन क्रॉस नहीं कर सकता। तो अभी तो इलेक्शन, जाहिर है कि अभी सेनेट का एक इलेक्शन आया और खान साहब चूंकि एक्सट्रीम पोजीशन ले जाते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि सियासतदान के अंदर लचक होनी चाहिए। खान साहब की एक्सट्रीम पोजीशन का नुकसान भी मैं समझता हूं नहीं हो रहा है, जो अभी आप फैजल चौहान साहब को कह रहे थे, भाई हमें गालियां भी देते रहे, आज भी गालियां दे रहे हैं, फिर वोट हमें दे देते हैं, आपको पता है सेनेट में। तो सियासत में समझता हूं कि अभी ये जो मई का महीना है, अप्रैल और मई का महीना, इसमें बहुत डिसाइसिव महीने हैं ये, जिसमें मियां नवाज शरीफ जो है उनकी लूट मार का फैसला हो जाएगा। और मुझे वाजिद ज़िया के बयान के बाद अडयाला जेल में और मियां शरीफ खानदान में फासला बहुत कम रह गया है, बल्कि ये मैं कहूँ कि वो पुलिस वैन में सवार हो गया ये खानदान, तो ये गलती नहीं होगी क्योंकि उनके पास कोई शहादत नहीं है, कोई सबूत नहीं है। इसलिए अभी कहना कबल अज़ वक्त है कि किस पार्टी का इत्तेहाद होगा, किसका नहीं होगा। एक बात तयशुदा है, हम नवाज शरीफ के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहते। नवाज शरीफ को हम समझते हैं कि ये पाकिस्तानी अदारों के लिए जहर कातिल है, ये फौज और अदलिया के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो मोदी से। सर वैसे अगर आप कता कलामी की मुझे गुंजाइश निकालने दें, राना अरशद साहब, सर आपको मेरी आवाज अब साफ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। ये इस सदी का इस सदी का कितना खूबसूरत लतीफा इन्होंने मुझे सुनाया। शौकत बसरा साहब ने पाकिस्तानी इदारों को बाकायदा डिफेंड कर रहे हैं। आपको ये बात सुनने के बाद आपने अपनी हंसी किस तरह जब्त की? क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तानी इदारों को ही ललकार के फिर वो कैद तन्हाई में मेरे ख्याल अपने तौर पर चले गए थे। कैसा लग रहा है आपको ये स्टेटमेंट सुन के? नूरुल आरिफीन, मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि मोहतरम जरदारी साहब ने 2 साल पहले एक सारे जाने की बात की, फिर उन्हें 2 साल छोड़कर इलाका गैर में चले गए, कहीं तो कहीं अमेरिका, कहीं पेरिस में अंताए करते रहे।
और फिर इंटरनेशनल लेवल पर मेरे सामाजिक प्रोग्राम मैंने शुरू किया और उसके बाद एक की बात साबित कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये करप्शन का मंबा और मोती दरवाजे में फरमाते हैं सरकारी साहब से देखा मैंने बलूचिस्तान में हुकूमत कैसे खत्म कर दी। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि सरकारी साहब के दौर में 20 पैसे की लोड शेडिंग परवेज मुशर्रफ का तोहफा और सरकारी साहब के दौर में ही आप देखें कभी चाइना कटन का डिस्क देते हैं, हर में मासूम बच्चे अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं और फिर मैं समझता हूँ कि अब इज्जत बरी होते हैं जनाब सरकारी साहब और ऐसी खिदमत पर मामूर हो गए हैं कि उन्होंने सत्यानाश कर दिया। आप देख रहे हैं कि नजर गोदर साहब वो इनकी टीम जो है पीटीआई वहां पर पहुंच चुके हैं। राना अशरफ साहब सर मेरे साथ रहिएगा यहाँ ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले 1 मिनट का वक्त मेरे पास है। तो हसन चौहान साहब से एक जिमनी सवाल मैं कर लूं। सर, इमरान खान साहब कराची आए हुए हैं, शहबाज शरीफ के बाद उन्होंने भी कराची को अपनी सियासत का मंबा मरकज़ महवर बनाने की कोशिश फरमाई है। ये मुझे बताइएगा, एक आम आदमी का सवाल यह है कि वो कप्तान जिसने कराची वालों को अपनी टीम में कम कम जगह दी, मां सिवाय उन लोगों के जो खुशामद ज्यादा करते थे, मंसूर अख्तर जैसे, आपके ख्याल में कराची वालों का दुखड़ा इमरान खान साहब कैसे रो पाएंगे, वो भी असम्बली में जाकर के? यार मुझे ये बताओ कि इमरान इस्माइल किसका नाम है? आप मुझे बताओ फरदौस नकवी किसका नाम है? आप मुझे बताओ कि डॉक्टर जनाब अलवी किसका नाम है? आप मुझे बताओ अलीम आदिल शेख किसका नाम है? ये सारे उनके टीम के मेंबर तो हैं, उनकी मर्कजी जना कोर कमेटी के, उनकी मर्कजी कोर ग्रुप के, उनकी मर्कजी सीईसी के। आप किस तरीके से कह सकते हैं कि जना कराची के लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी? कराची के साथ जो मोहब्बत है वो सबसे पहले इमरान खान साहब ने कराची के अंदर जो है वो जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज उठाई थी। एमक्यूएम के खिलाफ पहली पार्टी और पहली लीडरशिप थी उस दौर में जब एमक्यूएम अरूज पे थी। एमक्यूएम के खिलाफ कोई मक्खी पर नहीं मार सकती थी, वहां पे इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने आवाज बुलंद की थी इनके जुल्म और जबर के खिलाफ। और कराची आवाम की जो है वो कैदो बंद, जो सियासी कैदो बंद भी थी और जो एक खौफ का जो कैदो बंद भी थी, उसके खिलाफ सिर्फ सबसे पहले इमरान खान साहब ने आवाज। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी बनता है जिसका जवाब मैं ब्रेक से वापस आने के बाद लूंगा कि ये वही तहरीक इंसाफ है जिसने अपना एमक्यूएम की मर्जी और मंशा नहीं बल्कि एमक्यूएम को बाकायदा ठेका दे करके कराची में करवाया था। और अब भी पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ्द वोट मांगने के लिए इनके पास गया था जिनका नाम है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। नाजरीन, यह वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से मजीद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत बसरा साहब, बिलावल साहब ने एक और काबिल एतराज़ बात कर दी है। फरमा रहे हैं दूसरों को करप्ट कहने वाले इमरान खान की अपनी जमात के वज़ीर आला पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। सर, करप्शन के इल्ज़ामात की अगर हम बात करें तो कुर्रे अर्ज पर इतने इल्ज़ामात किसी और पार्टी पर नहीं लगे जितने पीपल्स पार्टी अपने ताज में सजाए बैठी है। एक शख्सियत का मैं नाम लूंगा और तमाम बुत जमीन बोस हो जाएंगे, डॉक्टर आसिम। 460 अरब। क्या कहेंगे सर ये दूसरों को शीशे के घर में बैठ के दूसरों के घरों पे पत्थर उछालने की आदत को? नूरुल आरिफीन कहते हैं कि आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए किसी की तरफ अगर आप एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी उठती हैं। मैं आपको ये अर्ज करूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर हमेशा आपने खुद इल्जामात लगे, लेकिन आज तक मुझे बता दें कि कोई ऐसा केस, अभी डॉक्टर आसिम साहब की आपने मिसाल ली। अच्छा, आपकी बात को यही काटने की जिसारत कर रहा हूं। बहुत छोटी सी बात करूंगा, बहुत छोटी सी बात। आपने कहा कोई एक वाकया बता देते हैं। तुर्की के जो फलाने थे वो अपनी फलानी का एक फलाना हार दे गए थे जो मियां यूसुफ रजा गिलानी लेके चले गए थे गलती से, इन्वर्टेड कॉमास में, और फिर जब केस एस्टेब्लिश हुआ तो उसी गलती के साथ वो सीना चौड़ा करके वापस भी दे गए और एहसान उल्टा रखा। ये एक वाकया मैंने बता दिया, अब आप फरमाइए। नूर आरिफीन, मैं आपको इस बात को मैं बाद में लेता हूं, जरा जो मैं बात कर रहा था अपने दरमियान में ले ली। देखें, डॉक्टर आसिम की मिसाल आपने दी। डॉक्टर आसिम को पकड़ा गया करप्शन चार्जेस पे 400 पता नहीं कितने अरब, इतना किसी सूबे का बजट होता है।
अच्छा, आज वही इल्जामात नैब के मियां नवाज शरीफ पर है, और वो लोकल इल्जामात नहीं है, इंटरनेशनल इल्जामात है, और मियां साहब ने कबूल किया। वहां पर उनको ना जेल में डाला गया, ना उनका नाम ECL पे, ना इनके अकाउंट्स फ्रीज। अब डॉक्टर आसिम साहब, आज भी उन पे इल्जाम है, केस साबित नहीं हुआ। शर्जील मेमन साहब पे इल्जाम है, वो जेल में है, ECL पे भी है। बात सिर्फ कहने का मकसद ये है कि खान साहब मीठा मीठा पर कड़वा कड़वा थू ना किया करें। जितना ऐसी कोई लॉन्ड्री मशीन लगा ली है खान साहब ने अपने बनी गाला में, जो उसमें से गुजर जाता है वो साफ और पवित्र हो जाता है। उनकी ATM मशीनें पकड़ी जाती हैं, वो कहते हैं फिर भी पवित्र है। ज़ियाउल हक अफरीदी इनका अपना वजीर है, वो कह रहे जी लूट मार की है परवेज खटक साहब ने, और हिस्सा पहुंचता था नीचे से लेके ऊपर तक। भाई बात हमने सिर्फ ये कही है कि वो आप जो शेर पढ़ रहे थे ना, ए शीश महल में रहने वालों हम पर पत्थर मत फेंको, जब ये पत्थर वापस पलटेंगे तो शीश महल का क्या होगा। भाई आप अगर पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हाँ अच्छे बुरे लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं, मैं नहीं कहता कि हमारे में सब फरिश्ते हैं, और ये करप्ट लोग जो होते हैं मेरी जान अनुल आरिफीन हर शोबे में मौजूद है, सहाफियों में मौजूद नहीं है। सर नाम ले लीजिए प्लीज, मैं चाह रहा हूं मेरा इंक्रीमेंट लग जाए और उनकी जो नैया है ना वो डूब जाए। नूरुल आरिफीन, ये अब मैं नाम ले देता हूं। अब्सार आलम कौन है, इरफान सदीकी कौन है, ये अताउल्लाह कासमी कौन है, ये वो लोग। अच्छा अपनी तरफ की भी तो बताइए, सरकारी ओहदा कबूल कर। सर अपनी तरफ के भी तो बताएं, आप तो पुल के उस पार वालों की बातें कर रहे हैं सर। तो बात सुन लो मेरी। अच्छा मुझे ये बताइए इन पे क्या क्या इल्जाम नहीं लगा। बात ये है कि अच्छे बुरे लोग, मैं कह रहा हूं अदलिया में भी होंगे जो जाहिर है जिन्होंने लोगों ने नजरिया जरूरत दिया, जिन्होंने PCO किताबें हलफ उठाए। फिर आप चले आगे, क्या ब्यूरोक्रेट सबसे करप्ट अगर कोई है तो वो सरकारी बाबू है। सो अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। गॉट योर पॉइंट सर। राना अरशद साहब, सर मैं आपसे एक जुज़वी एक ज़िम्नी सवाल बल्कि करना चाह रहा हूं, वो इस मौजू से जरा हट करके इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एक खबर है, वो बता रही है कि इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं साबिक चीफ जस्टिस, कानून के मुताबिक बुलेट प्रूफ गाड़ी रखने के अहल नहीं। रिटायर्ड जज सिर्फ एक ड्राइवर और एक गार्ड रख सकता है। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के पास 9 कांस्टेबल, 2 सब इंस्पेक्टर, 1 हेड कांस्टेबल और 2 अदर ड्राइवर हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ी इसके अलावा है। सर ये पूछने की जिसारत करना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसा कौन सा तीर मारा है कि जिसका सिला उनको आपकी हुकूमत ने इतनी जबरदस्त किस्म की जो है ना वो इस तरह से दिया है। क्या उन्होंने ऐसा तीर तोप चलाए थे अपने इख्तिदार में, अपने दौर में, कि जिसकी अजर जो है वो अभी तक आप उनको दे रहे हैं? मैं तहरीर करूंगा कि काबिल एहतराम है, लेकिन खुद ही जो आपने शौकत बसरा साहब काइंडली अगर राना साहब को जरा बात करने दीजिए प्लीज, फिर मैं आपकी तरफ बात करूंगा। टाइम देना पड़ेगा, तो बसरा साहब की चाबी जो है वो चेक फ्लो ऑफ होती नहीं है, बसरा साहब सोचते रहेंगे कि इस तरह इनको मेहरबानी करें कि पानी पिए, ठंडा पानी पिए। जी मैं नूरुल आरिफीन साहब, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इफ्तिखार चौधरी साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, उनको भी अंदाजा होना चाहिए कि आइन के अंदर उनको एक ड्राइवर या 2 सिक्योरिटी गार्ड या 3 मिलने हैं। अगर उन्होंने 12 रखे हुए हैं तो उनको मेहरबानी करके कानून के दायरा से मैं समझता हूँ कोई भी बालातर नहीं है। और इस पर भी तो मैं फिर इंतहाई शेयर करूंगा कि अदालत आलिया ने ही आर्डर पास करना है ताकि कराची कोर्ट जो है तमाम ऑनरेबल जो जजेस हैं जो आफ्टर रिटायरमेंट उनका प्रिविलेज है वो जरूर अवेल करें, लेकिन वायलेशन नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो तो क्योंकि आप बजिद हैं या वो उनकी डिमांड है और उनकी ख्वाहिशात हैं, वो मैं सिर्फ इंतहाई से यही अर्ज करूंगा कि उनको मेहरबानी करनी चाहिए कि जो उनका राइट है उसको अवेल करें, उससे बराबर उसकी राइट अपना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ज्यादा मुराद नहीं लेनी चाहिए। ये तो सर ये तो कॉमन सेंस की बात आपने कर दी। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा था, नहीं करना चाहिए तो हमें भी पता है, लेकिन मैं तो ये जवाब मालूम करना चाह रहा था कि आपने किस खिदमत के सिले में उनको दिया है। बहरहाल आप नहीं बताना चाह रहे। सही फैयाज साहब, सर ये मुझे बता दीजिए जाते जाते कि कराची और सिंध की किस्मत बदल डालेंगे, ये फरमाया है जनाब इमरान खान साहब ने। सर
विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज पार्डन मी सेइंग दिस, आमिर लियाकत जैसे कंट्रोवर्शियल लोगों को अपनी पार्टी में जगह देने के बाद अब भी आपको यह गुमान है कि आप कराची वालों की और कराची की किस्मत का तख्ता पलट देंगे? वो तो बेचारा वैसे ही पलटा हुआ है, वसीम अख्तर ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। आमिर लियाकत जैसे लोगों के साथ आप कराची वालों को फैसिलिटेट करेंगे जो बाकायदा लोगों को इरिटेट करने के काम आते रहे? नूरुल आरफीन, सबसे पहले तो जो आपने पिछले चंक में ताना दिया कि एमक्यूएम की सरपरस्ती में हमने जलसा किया कराची के अंदर, बिल्कुल आपने ठीक कहा। उस जलसे की सदारत अल्ताफ हुसैन ने की थी, उसके स्टेज सेक्रेटरी फारूक सत्तार साहब थे। उसमें जनाब इब्तदाइया जो है वो आपके वसीम अख्तर साहब ने पेश किया था, तलावत कलाम पाक इजहारुल हक ने की थी, और नात खानी जो है ना वो आपके जनाब दूसरे किसी जनाब इनके पीटीआई एमक्यूएम के लीडर ने की थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और खुदा का खौफ खाओ यार, कराची की आवाम थी, कराची के लोग थे, इमरान खान की क्यादत थी, इमरान इस्माइल थे, डॉक्टर आरिफ अलवी थे, फरदौस नकवी थे, वो सारी की सारी क्यादत थी जिन्होंने आवाम के जरिए से जलसा किया था। लेकिन आपके पंजाब और केपीके के अंदर इतनी मसरूफियत थी खान साहब की कि हैजत किस्म के सिर्फ 2 दौरे किए थे तो हमने 9.5-10 लाख वोट ले लिया, कौमी असम्बली की सीटों से लेके सूबाई असम्बली की सीटें जीती। लेकिन अब खान साहब वहां पे डेरा लगा के बैठे भी हैं और कराची से इलेक्शन भी लड़ेंगे, और इंशाल्लाह कराची का मैंडेट आपको नजर आएगा 2018 के इलेक्शन में। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके आपके पीटीआई के और इमरान खान के सर पर उसका ताज सजेगा, और कराची की पढ़ी लिखी आवाम, कराची की वेल ऑफ आवाम, कराची की ये तो हो गई जज्बातियत और जोश खिताबत का मुजाहरा है, ये आमिर लियाकत पे भी तो आइए ना सर। करेगा। चले यहां वक्त हुआ है प्रोग्राम में मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। ब्रेक से वापस तो फिर आपसे इस सवाल का तफसीली जवाब जानेंगे। नाजरीन यहां लेते हैं एक मुख्तसर सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। राना अरशद साहब, सर ये मुझे बताइए, मियां साहब ने आज परवेज मुशर्रफ को बुज़दिली का ताना भी दे डाला है, इससे अवाम में बड़ी तशवीश की लहर दौड़ गई है। मियां साहब ने फरमाया कि परवेज मुशर्रफ अगर बहादुर हैं तो सिक्योरिटी क्यों मांग रहे हैं? सर ये तो बड़ी कंट्रोवर्शियल बात हो गई है, क्योंकि मियां साहब की तो अपनी सिक्योरिटी पर लाखों करोड़ों बल्कि अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं पाकिस्तानी कौम के। जाती उमरा को चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया गया है, पुलिस वाले हजारों की तादाद में वहां आज भी मौजूद हैं। शहबाज शरीफ साहब की जो है वो साय तक की हिफाजत के लिए सैकड़ों पुलिस वाले दिन रात ख्वार हो रहे हैं। क्या कहेंगे सर? मैं सिर्फ इंतहाई अदब से ये अर्ज करूंगा कि परवेज मुशर्रफ साहब ने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया? वो 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान का अहम तोड़ते हैं। उसके बाद आप ये देखें कि वो कराची के अंदर 12 मई 2007 को कराची एयरपोर्ट पर 52 लाशें कराते हैं, और फिर आप देखें जामिया हफ्ता में किस तरह कराने पाक की बेहतरी करते हैं, और फिर वो 3 नवंबर 2007 को दोबारा पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी लगाते हैं, और फिर मुक्का दिखाते दिखाते वहां पर दुबई में रेस्ट कर रहे हैं। आप ये देखें कि दरबे अदब का आवाज अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद नवाज साहब ने 16 जून 2014 को पार्लियामेंट में कौमी असम्बली से खिताब करते हुए किया। हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत और जोश का मुजाहरा करके शुमाली वजीरिस्तान से लेकर पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा किया, कराची में हालात पर अमल किए, और नवाज शरीफ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि 28 मई 1998 को भी पाकिस्तान को ऐसी ताकत बनाते हैं और अमेरिका की आंखों में आंखें डालते हैं। परवेज मुशर्रफ साहब को अमेरिका के कलर का फोन आता था, वो देर हो जाते थे, और फिर मैं ये माजर से कहूंगा कि वो आप तो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर बने बैठे हैं परवेज मुशर्रफ साहब, आए ना मैदान में, और पाकिस्तान के अंदर जो वो आग लगा के गए थे उसको फेस करें। आज आवाम का दुख अगर है तो वो नवाज शरीफ साहब को है। आज मैं सिर्फ अर्ज करूंगा कि आज आप देखें कि जिला ननकाना में अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ के चाहने वालों का वहां पर जो मैं समझता हूं कि सर आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही, लेकिन मैं इसी बात का फायदा उठा के ये भी कहूं कि जब नवाज शरीफ के लोग इतना चाहते हैं, जब शहबाज शरीफ के लोग इतना चाहते हैं तो फारिग करें, सैकड़ों पुलिस वाले जान छुड़ाएं। जब लोग अपने लीडर की हिफाजत करने पे आ जाएं तो कोई उनका क्या बिगाड़ सकता है? मेरे भाई नवाज शरीफ तो अल्हम्दुलिल्लाह जीटी रोड पे भी आते हैं, जान की परवाह नहीं करते।
जान तो अल्लाह ताला की अमानत होती है, लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब मुझे बताएं कि वो 30 आर्मी स्टाफ भी थे, मुल्क के प्रेसिडेंट भी थे, नूरुल आरफीन, मुझे इसका जवाब देने दीजिएगा। तोड़ने के बाद किस तरह उनकी सोच थी पूरी दुनिया को पता है, अरबों रुपए उनकी सोच के खर्च होते। अच्छा राना साहब, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली मुझे फैयाजुल हसन चौहान साहब की तरफ जाने दीजिए, वो बड़ा बेकरार हो रहे हैं। सर नहीं, मैं आपको फुल टॉस बिल्कुल नहीं दूंगा, आपके लिए सवाल वही है। नहीं 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 नहीं, हम नहीं खेल रहे, आपके लिए सवाल वही है आमिर लियाकत वाला। सर मुतनाज़े शख्सियात के साथ आप कराची फतह करने आए और आप कराची के लोगों को डिस्प्रिन की गोली दे करके और उनके पेट के दर्द का इलाज कर रहे हैं। हजरत ये कैसे होगा? मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग नून के राना अरशद साहब ने जो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ इतनी लंबी चौड़ी बातें की ना अपनी हुकूमत के होते हुए, मुझे वो एक याद आ गया कि एक शहजादा पैदा हुआ ना, वो ज़नान खाने में पैदा हुआ, उसकी तालीम और तरबियत भी ज़नान खाने में हुई, मलकाएँ थी, शहजादियाँ थी, कनीज़ें थी, वो उसकी पालते रहे, पोसती रही। वो 17 साल का हो गया लेकिन ज़नान खाने में ही पलता रहा। एक दिन ज़नान खाने में ना सांप आ गया, तो सारी कनीज़ाओं ने, मलकाओं ने, शहजादियों ने कहा किसी मर्द को बुलाओ, किसी मर्द को बुलाओ, किसी मर्द को बुलाओ। वो शहजादा भी साथ शुरू हो गया, किसी मर्द को बुलाओ, किसी मर्द को बुलाओ, किसी मर्द को बुलाओ। और खुदा के बंदो, FIA आपके पास है, इंटरपोल के जरिए से बुला लो परवेज मुशर्रफ को, आपकी IB आपके पास है, हुकूमत आपके पास है, आपने बिल्कुल 100% काम की बात की। ये इस वीक में वाहिद काम की बात है जो मुझे किसी ने बताई है। चलिए अब उस सवाल पे तो आइए जो मैंने पूछा था। और पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने लगे हो कि परवेज मुशर्रफ इधर चला गया, परवेज मुशर्रफ उधर चला गया। जनाबे वाला आपने भेजा है, आपने अपनी सरपरस्ती में भेजा है। सर जनाबे मन मेरे सवाल पे तो आइए। शहजादे की तरह जरा किसी मर्द को बुलाओ, किसी मर्द को बुलाओ वाली जो ना यहाँ पे गजल ना पड़े, लेकिन बेवकूफ ना बनाए। सर वो जो मर्द आपने शामिल किया अपने साथ, उसकी जस्टिफिकेशन तो कुछ दीजिए ना। अच्छा, बाकी जहां तक बात आप कह रहे हैं ना आमिर लियाकत साहब की, और भाई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई तबलीगी जमात तो नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी है, हर बंदे को पार्टी में शामिल होने का हक है। अगर वो शामिल हो गए तो कौन सा इतना बड़ा अजाब आ गया? हर बंदे मतलब बन के एक मिनट हर बंदा का मतलब, अगर हम उसको चेयरमैन बना देंगे, अगर हम उसको आपने उनको किस, सबसे पहले ये बताइए आपने उनको किस कैपेसिटी में शामिल किया? सवाल बनता है। नहीं सर, आपने उनको किस कैपेसिटी में अपनी सियासी जमात में शामिल किया? मैं सियासतदान के तौर पे, नूरुल आरफीन, मजहबी मुबल्लिग के तौर पे, एंकर के तौर पे। और भाईजान आप खामोशी से मेरी सुन लो ना, जवाब सुन लो। जनाब आईने पाकिस्तान हर शहरी को राइट देता है कि वो पार्टी बना भी सकता है, वो पार्टी ज्वाइन भी कर सकता है। हमने इस कैपेसिटी के अंदर 1973 के आइन के तनाजुर में, जो मौलवी फजलुर रहमान साहब कहते हैं ना, 1973 के आइन के तनाजुर के अंदर हमने आमिर लियाकत अली साहब को अपने पार्टी का। अच्छा, इंसान का कंट्रोवर्शियल होना भी मैटर नहीं करता। अगर वो इमरान खान साहब की नजरों में जज जाता है तो फिर वो चाहे शीदा, माजा, टल्ली कोई भी हो, वो मतलब पार्टी में आ सकता है। आप ये बता रहे हैं जाए या ना जज जाए, आईने पाकिस्तान उसको इजाजत देता है, आईने पाकिस्तान PTI को इजाजत देता है कि किसी भी पाकिस्तानी शहरी को वो अपना मेंबर बना ले, किसी भी पाकिस्तानी शहरी का हक है। और वही किसी भी पॉलिटिकल और वही बंदा अगर किसी और सियासी जमात में हो तो उसको आप लानतुल्लाह का खिताब देते हैं। नूरुल आरफीन भाईजान, आपको किस चीज की परेशानी है? एक आम शहरी एक पार्टी ज्वाइन कर रहा है, आप परेशान है? मैं तो इस बात पे थोड़ा सा कंसर्न हूं कि सर कराची वालों में पहले ही आपको एस्टेब्लिश होने में एक तो प्रॉब्लम हो रही है, उसके ऊपर ये जो सोने पे सुहागा आपने किया शायद थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो। शहर का सदर बनाया गया, जिस दिन उसको कराची शहर का सदर बनाया गया, जिस दिन उसको सिंध का सदर बनाया गया, फिर आप मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाइएगा और ये सवाल पूछ लीजिएगा। राइट। शौकत बसरा साहब, सर ये मुझे बताइए, बिलावल जरदारी साहब फरमाते हैं इनकलाबी जद्दोजहद जारी रखूंगा, पाकिस्तान को हकीकी जमहूरी मुल्क बनाएंगे। सर प्रोग्राम खत्म होने पर है और हंसी है कि खत्म नहीं हो रही। ये इनकलाब लाएंगे और वो भी हेलीकॉप्टर में बैठ के इनकलाब लाएंगे और बिलावल हाउस की पुरतायुश आलीशान पुरशिको इमारत में बैठ के इनकलाब लाएंगे कि जबकि माथे पे कभी पसीना भी नहीं आया। इनकलाब लाएंगे कि जबकि कभी गुर्बत का गैन भी इनके ऊपर नहीं पड़ा है। ये कैसी गुर्बत है सर? ये तो अमीरों वाली गुर्बत है, फिल्मों में नजर आती है। आज भी अगर पाकिस्तान के गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, किसानों के लिए, आरियों के लिए, तालिब इल्मों के लिए, मिनॉरिटीज के लिए किसी के पास कोई प्रोग्राम है कि कोई इनकी किस्मत में तब्दीली ला सकता है, वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसों में आज भी आप जाके देख लें, वो लोग आते हैं जिनके पाँव में जूता नहीं है,
जिनके सर पे दुपट्टा नहीं है। हमारी क्लास सर उनके पैर में जूता इसलिए नहीं है कि उनके हिस्से के सारे जूते किसी जगह चोरी हो गए और जो चोरी करने वाले हैं वो कहीं और बैठे हैं, वो सलूट ले रहे हैं। मेरी बात मुकम्मल कर लेने दे। और इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो ही मैं समझता हूँ वाहिद पाकिस्तान के नौजवान लीडर हैं जो पाकिस्तानियों की उम्मीद है, क्योंकि ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे शहीद बीबी के बेटे हैं। इनका लीडर बनाए जाते लीडर पैदा होते हैं। और आसिफ इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बिलावल साहब इंशाल्लाह पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे और पाकिस्तान को भी चैलेंजेस का सामना है। वो है अभी पाकिस्तान और भाई यार आसिफ जरदारी साहब के भी बेटे हैं यार, उनका भी बता दो। साहब ने आपको काफी रकम सबक सिखा दिया है। आपको ऐसे पीछे लगाया जो डब्बों को पीछे लगाते हैं, तो आपके उसमें शर्मिंदगी निकल रही है। चार साहब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बाकी तो आरसा को भाईजान आसिफ जरदारी साहब का नाम भूल गए यार, आप शरीफ चेयरमैन फाइल सिंबली का इशारा इंतजार कर रहे हैं। कोई नवाज शरीफ जो है उनको परेशानी ये है तो वो जो खिलौना है उसकी चाबी टूट गई और दीवारों में टक्कर मार रहे हैं किसी न किसी तरीके से। हमारा कोई किसी न किसी तरीके से दोबारा रास्ता हो गया एस्टेब्लिशमेंट से और हमें माफी मिल जाए। टिकट लेना हो तो आसिफ जरदारी जब जरदारी साहब का नाम लगा लेंगे। एक जरदारी सर पे भारी पूरा सबर करे। अभी मेरे ख्याल में आपको स्वाद पूरा नहीं आया जो आपके साथ हुई है। अच्छा नाज़रीन, ये हंसी मजाक का सिलसिला तो ज्यादा ही तवील होता चला जा रहा है, लेकिन यहाँ मुझे नवीद मुसर्रत सुनाई गई है कि इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम समाप्त होता है, घर जाने का वक्त हुआ है, घर जाऊंगा, जरा चिल करूंगा 4 दिन, उसके बाद फिर किसी न किसी सियासतदान का आजमाने के लिए स्टूडियो में पहुंचेंगे। इसी के साथ नूरुल आरफीन और आमने सामने की टीम को इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।